जी, आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं इससे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसके नतीजे में साल्ट बनता है। अब ये जो साल्ट होता है ये दो तरह से हो सकता है हमारे पास। या तो वो सिंपल साल्ट हो सकता है या वो मिक्स्ड साल्ट हो सकता है। तो सिंपल साल्ट ऐसा साल्ट होता है जो सिर्फ एक ही तरह के कैटाइन पर मुश्तमिल हो, विच consist of only one type of cation और एनाइन। सिर्फ एक ही तरह के कैटाइन हो या एक ही तरह के एनाइन हो। मिसाल के तौर पर MgCl2। अब देखिए यहाँ पे एक ही कैटाइन है और एक ही एनाइन है, ये मैटर नहीं करता उनकी तादाद क्या है। और जैसे NaCl, एक ही कैटाइन है एक ही एनाइन है। और जो आपके पास मिक्स्ड साल्ट होते हैं इनमें मोर देन वन कैटाइन होते हैं, कैटाइन या मोर देन वन एनाइंस होते हैं। ठीक है, यानी इनमें एक से ज्यादा कैटाइन होते हैं और एक से ज्यादा एनाइन हो सकते हैं। इसकी मिसाल ये है आपके पास कार्नीलाइट की, KCl2.6 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये फार्मूला है कार्नीलाइट का। इसके बाद आपके पास हो सकता है FeSO4 अमोनियम सल्फेट .6 वाटर मॉलिक्यूल। ये मुहर साल्ट का फार्मूला है। अब जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दो तरह के हमारे पास यहाँ पे कैटाइन मिलेंगे, एक पोटाशियम पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास Mg2 पॉजिटिव। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कैटाइन है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए आयरन एक केटाइन मिल रहा है और दूसरा हमारे पास अमोनियम मिल रहा है। तो ये दो तरह के केटाइन मिल रहे हैं। इसी तरह दो तरह के एनाइन भी हो सकते हैं। तो जो मिक्स्ड साल्ट होते हैं उनमें मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन और एनाइन आर प्रेजेंट। ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद जो मिक्स्ड साल्ट होते हैं दो तरह के होते हैं ये। या तो ये डबल साल्ट हो सकते हैं और दूसरी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकते हैं। असल में मसला यही था कि आपको पहले मिक्स साल्ट का पता होना चाहिए, फिर उनकी टाइप्स पे आते हैं हम। तो जो मिक्स्ड साल्ट होते हैं ये या तो डबल साल्ट हो सकते हैं या कोऑर्डिनेशन हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब पहले हम बात करते हैं डबल साल्ट की। तो डबल साल्ट कैसे बनते हैं? देखें, जो डबल साल्ट होते हैं ये एडिशन कंपाउंड होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स हैं ये। और ये कैसे बनते? दो नॉर्मल साल्ट लेने हैं आपने, दो नॉर्मल साल्ट लेंगे, उनको आपने इक्वी मोलर लेना है, यानी उनकी जो मोल की रेशो होगी वो सेम होगी। उनको लेना है और उनको आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने जो वाटर होता है उसको इवेपोरेट करवा देना है। उसके बाद जो आपको सॉलिड कंपाउंड मिलेगा वो आपके पास डबल साल्ट होगा। ये सिंपल इसकी फॉर्मेशन का मेथड है। तो ये एडिशन कंपाउंड होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। और जब इनको आप वाटर में डालते हैं तो दोबारा से ये आयंस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है मुहर साल्ट, इसकी हम बात कर लेते हैं। .6 वाटर मॉलिक्यूल। अब जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हो तो आपके पास ये अगेन Fe2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस
सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपने नोट करनी है कि ये था सॉलिड फॉर्म में और ये था एक्वस फॉर्म में। सॉलिड और एक्वस जो दोनों फॉर्म्स हैं, आप देख सकते हैं कोई केमिकली चेंज तो नहीं आया, ना ही कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया इनकी। तो इट मींस के जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं आफ्टर डिसोसिएशन सेम ही रहती हैं। जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज थी और जो आफ्टर डिसोसिएशन इनकी प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो दोनों सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती। तो डबल साल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कांस्टेंट होती हैं, याद रख लें। इसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं बहुत आसान आपको बता देता हूं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिनमें पाया जाए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। या जिनमें लेविस एसिड और लेविस बेस के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें लेविस एसिड और लेविस बेस मिलते हैं और ये बांड बनाते हैं। ठीक हो गया। अब इनकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, दीज आर दीज आर addition compounds which do not completely break down break down into their रिस्पेक्टिव आयंस। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने आयंस में नहीं टूटते। जब आप इनको वाटर में डालते हो तो आपने डबल साल्ट में देखा था कि सारे के सारे जो आयंस थे वो अलग हो जाते थे, लेकिन इनमें दो सूरतें होंगी कि ये जो होते हैं वाटर में जाने के बाद सारे के सारे आयंस में नहीं टूटते। इनमें दो सूरतें, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और ये जो होते हैं, याद रखें, दे आर स्टेबल स्टेबल इन सॉलिड। ये सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म। तो एक्वस फॉर्म में भी ये स्टेबल होते हैं। ठीक हो गया। तो दोनों फॉर्म में स्टेबल होते हैं, जबकि वो जो थे वो डिसोसिएट कर जाते हैं। अब इनमें और डबल साल्ट में मेन डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि आपके पास ये है KCN के चार मॉलिक्यूल आपने ले लिए। ठीक है, FeCN2.4KCN। अब ये आपके पास क्या बन गया, डबल साल्ट बन गया है बेसिकली। अब यही डबल साल्ट क्या होगा, रीअरेंज करवा दिया जाए इसको, अगर रीअरेंज करवा दें तो आपके पास ये बन जाएगा कम्प्लेक्स कंपाउंड। इसकी रीअरेंजमेंट आपने करवा देनी है तो ये आपके पास K4 पोटाशियम फेरोसाइनाइड का जो कम्प्लेक्स होगा वो बन जाएगा FeCN.6। तो ये आपके पास बन गया है जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जब आप इनको वाटर में डालते तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद एक इंटिटी है। जब आप इसको वाटर में डालते हैं तो जो बाहर वाली ब्रैकेट होती है ये आयनाइज हो जाती है। ये आगे बात करेंगे, इसी ये सारी बातें डिस्कस करनी है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती है, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये जो पोटाशियम वाले आयंस थे ये तो आयनाइज हो जाते हैं, और जो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट इंटिटी होती है वो आयनाइज नहीं होती। ठीक है, ये आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। तो मतलब आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली आयंस में नहीं टूटता ये। स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो होता है वो एज इट इज रहता है, जबकि जो उसके साथ लगे हुए आयंस होते हैं बाहर, वो डिसोसिएट कर जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टाइप्स की हम बात कर लेते हैं।
देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ये तीन तरह से हो सकते हैं। नंबर वन, जिनमें सिंपल कैटाइन हो। मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, सिंपल कैटाइन। और कम्प्लेक्स एनाइन हो, सी फॉर कम्प्लेक्स। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बहुत आसान है। अब सिंपल का मतलब ये होगा सर कि उसमें जो कैटाइन होगा वो ब्रैकेट के बाहर होगा, जो अंदर वाली इंटिटी होती है ना ब्रैकेट के अंदर, उसको आप कम्प्लेक्स बोलते हो। जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो कम्प्लेक्स होती है और वो डिसोसिएट नहीं करती, इसी वजह से उसको कम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इसको जब वाटर में डालते हो आप कंपाउंड को, तो 4K पॉजिटिव बन जाता है और साथ आपके पास FeCN6 की पावर -4 बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट कर ली कि जो कैटाइन था वो सिंपल था, तो यही बात मैंने की है कि सिंपल कैटाइन होगा और कम्प्लेक्स में एनाइन होगा। इसकी पावर आप देख ले माइनस में है, तो ये एनाइन है। तो दूसरी इसकी आपके पास एग्जांपल हो सकती है कि कम्प्लेक्स में कैटाइन होगा और सिंपल में एनाइन होगा। इसकी मिसाल आपको देते हैं। आपके पास है कॉपर नाइट्रे अमोनियम का ये जो कम्प्लेक्स है। देखें, अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि कॉपर जो है आपका, अगर इसको डिसोसिएट करवाएं तो कॉपर वाला जो पोर्शन है और जिसके साथ अमोनिया लगा हुआ है, ये कैटाइनिक पार्ट है इसका। ठीक हो गया। और SO4 जो है ये इसका एनाइनिक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास एनाइनिक पार्ट है वो सिंपल में था और जो कैटाइनिक पार्ट था वो कम्प्लेक्स इंटिटी में था। इसके बाद थर्ड टाइप हो सकती है आपके पास के कम्प्लेक्स ही कैटाइन हो और कम्प्लेक्स ही एनाइन हो। तो ये दो सूरतें हो सकती हैं आपके पास। मिसाल के तौर पर PTNH3 4 एंड PTCl4। अब देखें, इनमें से एक जो होगा वो कैटाइनिक पार्ट होगा, NH3 4 पॉजिटिव +2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज होगा, और एक जो होगा उसके ऊपर -2 चार्ज होगा। ठीक हो गया। तो ये एक कम्प्लेक्स पार्ट जो कैटाइन भी कम्प्लेक्स में था और एनाइन भी कम्प्लेक्स में। और लास्ट वन जो हो सकता है, चलें वो भी देख लें, वो आपके पास है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कि ये कम्प्लेक्स में तो है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है लेकिन है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इसकी मिसाल है NiCO4। अब ये आपके पास, या Ni, ये DMG है, ये आगे इसकी भी बात करेंगे हम, DMG2। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, ना कोई एनाइनिक पार्ट है ना कोई कैटाइनिक पार्ट है। ठीक हो गया। इसके ऊपर मतलब कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये फोर्थ टाइप हो सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करते, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने से पहले इनका आपको पता होना चाहिए। नंबर वन है सेंट्रल मेटल एटम। इसको आप लेविस एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो मेटल एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इट इज अ मेटल विच विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड जो होता है वो लेविस बेस होती है और ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर इसको। ठीक हो गया। अब देखें, सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर लेकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसकी क्या रीजन हो सकती, क्यों ये लोन पेयर लेता है? तो ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन, कि इसके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब हाई न्यूक्लियर चार्ज जिस कंपाउंड के पास हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा भूख होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा, इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। कि इसके पास सर अवेलेबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल की। अब आपको पता है जिसके पास डी ऑर्बिटल होता है वो तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ले सकता है। तो ये दो रीजन होती हैं
याद रखें कि सेंट्रल मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी ये दो रीजन होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड क्या चीज होती है? देखें, लिगेंड जो होता है ये बेसिकली एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वो लिगेंड होता है। इसको लेविस बेस भी आप बोल सकते हैं। तो वही पहले मैंने बात आपको बताई थी, लेविस एसिड और बेस के दरमियान जो बांड बनता है इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बोलते हैं आप। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल सायानाइड हो गया या अमोनिया हो गया, और बहुत सी इसकी एग्जांपल आपको मिल जाएंगी। इसके बाद ये ऐसी चीजें होती जिनके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, याद रखें। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। कोऑर्डिनेशन स्फेयर की बात हम कर लेते हैं। ये कौन सी चीज होती है? देखें, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटिटी इनक्लोज्ड होती है ना, इसके अंदर जो भी चीज लिखी होती है उसको कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोल देते हैं। तो ये बहुत आसान है। इसके बाद होती है आपके पास आयनाइजेशन स्फेयर। अब आयनाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं आपने खुद ही समझ जाना है, क्योंकि ये आयंस में टूट जाता है। ये वो पार्ट होता है जो आयनाइजेशन शो करवाता है। आयनाइजेशन स्फेयर, द पार्ट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, द पार्ट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है उसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये कम्प्लेक्स है, ये कम्प्लेक्स इंटिटी थी। इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये बताता है कि इसके साथ तीन आयन लगे हुए थे। ये जो चार्ज होता है ना ब्रैकेट के ऊपर, ये बताता है कि इसके साथ तीन आयन लगे हुए थे, तभी तो न्यूट्रल बनेगा ना ओवरऑल। तो ये जो चार्ज होता है ये आयनाइजेशन स्फीयर होता है, या जो इसके साथ आयंस लगे होते हैं जो डिसोसिएट कर जाते हैं, जो आयनाइज हो जाते हैं, वही आपके पास आयनाइजेशन स्फीयर कहलाते हैं। अब ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हमने सेकंड टाइप देखनी थी। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम टाइप्स की बात कर रहे थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स की बेस पे भी हम इसकी टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, दो तरह से हो सकती हैं। नंबर वन, होमोलेप्टिक्स। होमोलेप्टिक्स हो सकते हैं। देखें, अगर आल लिगेंड जो भी हैं, आल लेविस बेसिस या लिगेंड जो अटैच होते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम आर सेम, अगर वो सेम हो तो उनको होमोलेप्टिक बोल देंगे। मिसाल आपको दे देता हूं मैं। पोटाशियम फेरोसाइनाइड का जो कम्प्लेक्स है, इसमें आप देखिए तमाम के तमाम साइनाइड जो होते हैं ये लिगेंड होते हैं, और ये सारे के सारे सेम है, तो इसलिए इनको होमोलेप्टिक का आप नाम दे देंगे। दूसरी बात, आपके पास हो सकते हैं हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक, तो अगर डिफरेंट लिगेंड अटैच हों सेंट्रल मेटल एटम से तो उसको हेट्रोलेप्टिक बोल देंगे। ये कॉपर आपका सेंट्रल एटम है, NH3 ट्वाइस क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये दो आपके पास जो हैं ये हेट्रो एटम्स हैं, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी, तो ये लगे हुए हैं। और अमोनिया भी है डेफिनेटली, ये तीनों लिगेंड है, तो ये कॉपर के साथ लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको हेट्रोलेप्टिक बोल देते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ये आपको जब नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तब आपको बड़ी बेनिफिशियल ये साबित होंगी, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो हम पहली बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड की टाइप की हम बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज की बुनियाद पर लिगेंड आपको पता है नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं,
ये पता होने चाहिए आपको। अब एक बात याद रखें, इनको जब आप नोमेनक्लेचर में लिखते हो ना, तो जैसे सायानाइड होता है तो इसको सायानाइड नहीं लिखते आप, इसका नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे ये सायानाइड है, इसका नाम तो था सायानाइड। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, इनके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं यूजुअली इनके एंड पे आता है आईडीई या आईटीई या एटीई, ये आता है इनके एंड पे। अब आपने करना कुछ नहीं है, ये ई हटा देना है और इनके साथ ओ लगा देना है। जब भी आप इसको नोमेनक्लेचर, इनका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आप जब देंगे, तो आपने कुछ नहीं करना, साया नेडो बोल देना है। साया नीडो या साया नेडो, ये बोल देंगे आप। इसके बाद ये जो होता है, अगर जो नेगेटिव चार्ज जो नाइट्रोजन पर हो, तो इसको हम बोलते हैं आइसो सायानाइड। आइसोसायानाइड बोलते हैं, तो इसको आप आइसोसायानिडो बोल दोगे, मसला नहीं है इसमें, आइसोसायानिडो बोल दोगे। और जो ओ सी एन होता है, इसको आप बोलते हो सायानेट, तो इसको आप साया नेटो बोल दोगे। ठीक हो गया। और जो आपके पास होता है, ये अगर सल्फर के ऊपर चार्ज हो तो इसको बोलते हैं थायो सायानेट, इसको आप क्या बोल दोगे? थायो साया नेटो। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत ज्यादा एग्जांपल लिखी हुई है, लेकिन समझाने की खातिर इतनी है, बाकी आप खुद से कर सकते हैं, समझ आ जानी चाहिए आपको बस। इसके बाद दूसरी टाइप हो सकती है न्यूट्रल लिगेंड, कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो सकता। अब इनकी नेमिंग क्या देंगे हम, वो भी देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रल है, जैसे कुछ ही है, वाटर। इसके बाद आ जाता है CS, अमोनिया, PH3, NO। अब अगर वाटर है तो इसका नाम देंगे हम, जब नोमेनक्लेचर करते हैं, जब नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो इसको एक्वा बोल देते हैं। और CS को हम थायोकार्बोनाइल बोल देते हैं, थायोकार्बोनिल बोल देंगे इसको। और अमोनिया को हम अमाइन बोल देते हैं। और PH3 को हम फास्फीन बोल देते हैं। अब फास्फीन एक गैस होती है, इसमें रोटन फिश ऑर्डर होता है, यानी जली हुई फिश की तरह से तरह की खुशबू इसमें से आती है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसाइल। अब एक क्वेश्चन है, यहीं से हम ड्राइव कर लेते कि CO मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन CS। वैसे तो आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। देखें, बहुत आसान है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये CO है, और ये आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड S, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि ये कार्बन जो है ये 2p से बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन भी 2p से बिलोंग करता है। तो आपको बताया था छोटे साइज वाले जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग अच्छी। और ये आप देखें, ये 2p से बिलोंग करता है, जबकि ये 3p से बिलोंग करता है। तो सर एक छोटा और एक बड़ा, तो इनकी ओवरलैपिंग वीक। तो डेट इज द मेन रीजन के जो CS होता है वो इतना अच्छा ओवरलैपिंग शो नहीं करवा रहा होता, इसलिए वो वीक होता है एज कंपेयर टू CO। इसके बाद आपके पास आ जाती थर्ड टाइप है, वो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की है। पॉजिटिवली चार्ज में आपको बता, अब सर आप कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी उनके पास, तो वो कैसे डोनेशन करवाते हैं? तो देखें, जरूरी नहीं है कि उनके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो वो डोनेट नहीं कर सकते सर। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दो एटम होते हैं जो डोनेशन करवा रहे होते हैं, उनमें से एक के ऊपर चार्ज होता है जबकि दूसरा डोनेट करवाता है। तो इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, जैसे हाइड्राजीनियम आयन है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है,
क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहाँ पर ये डोनेटिंग साइट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो चीज है वो डोनेट कर रही है, जबकि दूसरी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक हो गया। इसी तरह नाइट्रोसाइल आयन अभी आपने देखा है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया, और दूसरे के पास लोन पेयर है डोनेशन के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटासिटी, डेंटिसिटी के बुनियाद पर हम टाइप बताते हैं। अब डेंटिसिटी क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डेंटिसिटी, देखिए डेंटिसिटी इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन अ सिंगल लिगेंड that can bind टू सेंट्रल मेटल एटम। मतलब इसका सिंपल ही है, इसको अगर ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, आसान कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। डेंटिसिटी से मुराद है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। आसान हो गई है डेफिनेशन, कि सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, वो उसकी डेंटिसिटी है। बस बस यही डेफिनेशन। अब इसकी टाइप्स होती, डेंटिसिटी आपके पास मोनोडेंटेट हो सकता है, मोनोडेंटेट लिगेंड, आपने सुना होगा नाम तो। ऐसा लिगेंड जिसके पास एक ही डोनर एटम होता है, ओनली वन डोनर एटम, जिसके पास एक ही डोनर एटम होता है फॉर डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिसाल आपको दे देता हूँ, क्लोराइड है, बोरोमाइड है, ओएच है, वाटर है, ठीक है, NH3 है, O2 नेगेटिव है, फ्लोराइड है। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि इनमें सिर्फ एक ही एटम है डोनर जो डोनेट कर सकता है, और कोई सेकंड चॉइस नहीं है आपके पास। तो ये मोनोडेंटेट है, इनको याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड जो होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब आपने ना अगर काइनेटिक्स मुझसे पढ़ी है तो आपको पता है, वैसे भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, एक होती सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर माना जाता है क्योंकि उसमें वाटर जो होता है वो एक्सेस में ले लिया जाता है, एक चीज एक्सेस में प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे सेम केस तो नहीं कह सकता, लेकिन मिलती जुलती बात यहीं पे भी होगी कि यहाँ पर दो डोनर साइट्स होंगी, कि यहाँ पर दो साइट्स होंगी, लेकिन कोई एक साइड डोनेट करेगी। जैसे नाइट्रोजन NO2 नेगेटिव, इसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो इनमें से एक डोनेट करेगी। जैसे आपको मैं मिसाल दूं सायानाइड की, अब देखिए कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, बोथ कैन डोनेट ना, तो दोनों डोनेट कर सकते हैं। अब इनमें से डोनेट कौन करेगा, तो सर मैं ऑलरेडी आपको शायद बात बता चुका हूं कि जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बंदा डोनेट करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं होता। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते हैं, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे चाहिए होते हैं, वो भूखा होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें कार्बन डोनेट करेगा, याद रखें। ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाता है आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है, वो है बाईडेंटेट। अब नाम से पता चल गया बाई, सर जो दो लोन पे डोनेट कर सके, या जिसके पास दो डोनर एटम हो, ये बेटर रहेगा कि दो डोनर एटम हो, उसको बाईडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं आप। ठीक हो गया, नाम से ही पता चल रहा है
इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। C2H4 ऑक्सालिक एसिड आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। मैं आपको साथ साथ नोमेनक्लेचर भी बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको सभी बताता हूँ जो जो पॉसिबल है। इथाइलिन डाइअमाइन, इसको EN भी बोलते हैं, सभी स्ट्रक्चर भी सबका बता दूंगा और बताएं, ताकि आपको ये चीजें समझ आ जानी चाहिए। इथाइलिन डाइअमाइन, फिर ग्लाइसिनेट आइन, ग्लाइसिनेट आइन, इसको GLY से लिखते हैं। फिर आपको जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, MCQs में भी पूछा जाता है, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, DMG। अच्छा, इस पे मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ। आपने बेटा ये ढूंढना है कि ये किस पीएच पे वर्क करता है। पीएच पे वर्क करता है, DMG किस पीएच पे वर्क करता है, और किस आयन के साथ ये कम्प्लेक्स बना सकता है, ये आपने ढूंढना है। और इसकी जो डिटेल है, DMG की हिस्ट्री है, वो आपने देखनी है बस। ये आपने लिखकर ग्रुप में सेंड करनी है, ठीक हो गया। और ये लाजमी करनी है। इसके बाद हम इसको वन बाय वन देखते हैं। पहला है ऑक्सीलेटो। देखें, ऑक्सीलेटो का स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी सर ये कैसे बाइडेंटेट है, अभी आपको पता चल जाता है। अब देखें, इसके पास ये दो ऑक्सीजन एटम है, तो ये यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये इसको डोनेट करेंगे दो साइड से। अब ये रिंग बना रहे हैं सर, रिंग कैसे बना रहे हैं, 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसी को तो चेलिएशन बोलते हैं, वो आगे बताता हूँ चेलिएशन भी क्या होती है। 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं, और याद रखें जो स्टेबिलिटी होती है 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग की ज्यादा होती है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी इथाइलिन डाइअमाइन। अब इथाइलिन का स्ट्रक्चर आपको आता होगा। डाइअमाइन मीन NH2 लगा हुआ है, और ये इथाइलिन है, और डाइअमाइन मतलब दो NH2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब सर ये मेटल, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दो साइड से डोनेट कर सकते हैं। और ये भी 5 मेंबर रिंग बन रही है जो कि स्टेबल होती है। ग्लाइसिनेट आइन, उसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक हो गया जी। तो ये ग्लाइसिनेट आयन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद लास्ट वन इज DMG, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम। तो सर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, OH एक यहाँ पे। और एक बात याद रखिए, इसके ऊपर पूछ लेते बाज औकात के इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज इसके ऊपर -1 का होता है। इसका एक हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसके ऊपर नेट चार्ज जो होता है -1 का होता है। और एक बात, ये निकल के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी पूछ लेते, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो होता है ना, ज्यादातर नाइट्रोजन जो होता है वो डोनेशन शो करवा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। एक जो ऑक्सीजन जो होता है ना, जिसके ऊपर अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो चलें ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाएगा, आप इतना ही कर लें काफी है। तो दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, आपने बल्कि इसकी डिटेल ढूंढनी है, मेरे पास तो लिखी हुई है।